नमस्कार, मैं हूँ आकिल हुसैन और मेरे साथ मौजूद है पुष्कर सर। रोज़ की तरह हम मौजूद हैं TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में, जहां हम बात करते हैं राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी बड़ी से लेकर छोटी सियासत तक की। अभी इन दिनों जो राजस्थान में बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, या जिस पर सबसे ज़्यादा सियासत होती हुई नज़र आ रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में, वो है उपचुनाव का मुद्दा। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीते शनिवार की रात को ही बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सिर्फ एक सीट बाकी रह गई है, 84 सीट। उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर इसी शो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या बयान है, पहले वो सुनवाते हैं और उस बयान के सियासी मायने क्या है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर क्या सियासत चल रही है, इस पर क्या सवाल है और क्या पर्दे के पीछे की कहानी कहती है, उस पर आएंगे। तो पहले गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान सुनिए। हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उसमें तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो इंडिया का जो नारा था, जो इंडिया का नारा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। तो सुना आपने, गोविंद सिंह डोटासरा गठबंधन को लेकर इस वक्त तक का बड़ा बयान दे रहे हैं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और गठबंधन का भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन उन्होंने गुंजाइश भी अपने इस बयान में छोड़ी है कि अगर दिल्ली से कोई बड़ा फैसला आता है तो उसके लिए प्रदेश कांग्रेस हर वक्त तैयार है। और ये बयान उन्होंने कोई अकेले नहीं दिया, उनके साथ आपने देखा अभी वीडियो में कि सुखजिंदर रंधावा जो कि प्रदेश प्रभारी है वो भी नज़र आ रहे हैं, पीछे उनके सांसद भी खड़े। तो ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। इस बयान की अहमियत इसलिए भी है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीते 3 दिन पहले ही बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। बीजेपी राजकुमार रोत, जो कि इन दिनों लोकसभा चुनाव के बाद से, जब से वो सांसद बने तो ज़्यादा ही वो चर्चा में नज़र आ रहे हैं। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 84 और सलूम्बर से उतारा है। बीजेपी ने 84 से उतारा है अनिल कटारा को, जो कि जिला अध्यक्ष है। इसके अलावा सलूम्बर से उन्होंने जितेश कटारा को उतारा है, जो कि एक युवा चेहरा है। जिसके बाद कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकती है। इस तरह के सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस ने भी उससे एक कदम आगे बढ़कर ये दाव खेला है और गोविंद सिंह डोटासरा का आपने ये बयान सुना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक्स की कि बीजेपी में इन दिनों क्या चल रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया अपने इस शो की शुरुआत में कि बीजेपी ने भी शनिवार के देर रात ही अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 6 के 6 नाम उतारे। जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जिसकी की जा रही है वो है किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा। सवाल ये तक उठ रहे कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा तक अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए दिया था। अब ये कितना सच है कितना नहीं, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन ग्राफिक्स में जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, देखिए उनका क्या मतलब है, एक बार वो समझ लेते हैं और फिर सवालों पर हम पुष्कर सर से चर्चा करेंगे। देखिए, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है किरोड़ी लाल मीणा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किरोड़ी लाल मीणा इसीलिए अहम है। भजन लाल शर्मा और मदन राठौर जो है, क्योंकि वो प्रदेश के प्रमुख है। भजन लाल शर्मा मुखिया है, मुख्यमंत्री है और वो पार्टी की इकाई के प्रमुख है। इसके अलावा एक रोता हुआ आप चेहरा देख रहे हैं, यह है नरेंद्र मीणा, जो कि सलूम्बर से टिकट मिलने के, क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिला, इसके बाद ये रोते हुए नजर आए। जिसके बाद खबर अभी ये भी आई है कि इनको जयपुर बुलवा लिया गया और सीएम भजन लाल शर्मा से इनकी मुलाकात भी हो गई है। इसके अलावा एक और तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, बबलू चौधरी, जो कि झुंझुनू से, ये भी बागी होने के इनके आसार दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। इनके भी बयानों से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब सियासी गलियारों में क्या सवाल चल रहे हैं बीजेपी की इस राजनीति को लेकर और बगावत को लेकर, एक बार उन पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल अब तक जो मैंने बताया वो यही है कि भाई बीजेपी बागियों से आखिर कैसे निपटेगी। तो पहला कदम आपने बीजेपी का देख लिया कि नरेंद्र मीणा को उन्होंने जयपुर बुला लिया है। जल्दी में 2 विधायक गए और उनको लेकर आए और सीएम भजन लाल शर्मा से उनकी मुलाकात हो गई। दूसरा जो बड़ा सवाल है भाई, 6 पर आपने
बीजेपी ने ऐलान कर दिया है उम्मीदवारों का, लेकिन 84 अभी बाकी है। तो 84 पर ऐसा क्या पेच फंस रहा है जो बीजेपी वहां पर अभी उम्मीदवार नहीं उतार रही है? तीसरा सवाल की अगर बात करें तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान क्यों है? हालांकि अभी की अगर बात करें, इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं, इस वक्त भी कांग्रेस की अभी मीटिंग चल रही है, जिसके बाद अभी डोटासरा का आपने बयान भी सुना, और उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। चौथे और आखिरी सवाल की बात कर लेते हैं कि आखिर जैसा हमने बयान आपको अभी सुनाया कि गठबंधन से इनकार क्यों कर रही है कांग्रेस, क्या इससे रोत और बेनीवाल पर कोई असर पड़ेगा या उनका कोई खेल राजनीति में खराब होगा? तो सर अभी जो पहले कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं पुष्कर सर, कि क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। आपकी बात मैंने सुनी और डोटासरा का बयान भी सुना जी। देखिए, ये किसी भी पार्टी के अंदर, मतलब इसको कहते हैं कि पार्टी कभी अपने आप को कमजोर थोड़ी ना दिखाती है जी, कि हम नहीं लड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये खेल भी खेल दिया कि केंद्रीय आला कमान से अगर कुछ आता है तो उसके लिए हम बने हैं। लेकिन दरअसल यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश है कि हम अकेले लड़ सकते हैं। बिल्कुल। लोकसभा में बात दूसरी थी, जैसा कि आपने सुनवाया, तो आखिरी में वो क्या कह रहे थे कि बेनीवाल जैसा कहते हैं जी। कि गठबंधन वहां पर है दिल्ली में। दरअसल कांग्रेस ये इंतजार में है कि बेनीवाल आके पहल करे। और आपने देखा था बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को बेनीवाल ने खुल के कहा था कि हम अकेले हार जाएंगे और जी, गठबंधन जरूरी है। लेकिन आप ऑफिशियल चैनल के थ्रू नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पार्टी ने ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि आप हमको बड़े भाई की भूमिका माने, हम नहीं जाएंगे आपकी 2 सीटें। भारतीय आदिवासी पार्टी ने कर दिया तो ऐसा लग रहा है राजकुमार राउत के पास जाए, स्वयंवर में वो खड़ा कर देंगे जी। अच्छा, कांग्रेस से एक चीज में क्लियर है, कम से कम राजस्थान में, कि वो अभी से स्पेस देना शुरू करे। एक सीट वो अभी छोड़े तो जब 200 सीट पे बैठेंगे तो 7 में 1 छोड़ रहे हैं, तो 200 में 17 इन्हीं के लिए छोड़े जी। उसी एवरेज से देखेंगे तो यही जाएगा ना। बिल्कुल। तो कांग्रेस दूसरी कहानी में आ गई अब कि मैं अकेले लड़ लूंगी जी, और उसके नेता तैयार हैं। देखिए, वो दरअसल बीजेपी में आप भी पूछते हैं, अम्बेश भी कहते हैं कि यहाँ थर्ड फ्रंट खड़ा क्यों नहीं हो पाता। यहाँ पर तुरंत राष्ट्रीय पार्टी अपनी असर्टनेस दिखाती है कि हम खुद ही लड़ लेंगे, ऐसा क्या हो गया है जी। और अब की तो कांग्रेस और नीचे से विधानसभा में कम से कम ऊपर बैठी हुई है। बिल्कुल। आज वो छोड़ के जाए, और 4 सीटों में तो वो मजबूती से है ही ना। जी। उसको सीट पे परेशानी आप देख ही रहे हैं कि झुंझुनू सीट पर कितना बड़ा लफड़ा पड़ा हुआ है बीजेपी में जी। फिर सलम्बुर में भी वही हो रहा है। बिल्कुल। नरेश मीणा को किस तरीके से 2 विधायक आकर ले जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं। मतलब आप सोचिए 20 दिन का चुनाव नहीं बचा है, 13 को वोट पड़ जाएंगे, 11 तक शाम 6 बजे तक का केवल चुनाव प्रचार है। तो बीजेपी कांग्रेस ये देख रही है, और इसीलिए कांग्रेस अभी धीमे से पत्ते खोलेगी कि आखिरी दिन रहे कि बागियों को संभाल ले। उसका एक कारण और देखा गया, आप हरियाणा को उठा लीजिए, कांग्रेस देर करती रही, आखिरी में उसके बागी उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने जी। कम से कम 14 सीटें जो हारी है वहां निर्दलियों ने खिल बिगाड़ा है। बिल्कुल सर। और निर्दलीय में वो ज्यादातर वो थे जो पार्टी के बागी थे। 11 सीटों का आपको केवल अंतर पड़ा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यहां पर वो सिचुएशन है कि वो अभी देख रहे हैं कि यहां से अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट पे है, देखिए सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना इस चुनाव से, लेकिन माहौल एक खड़ा होगा। बिल्कुल। उसी माहौल को बीजेपी लगातार 2 झटके विधानसभा में झोली, उपचुनाव महंजित मालवीय और सुरेंद्र सिंह टीटीवाला, तीसरा झेलेगी लोकसभा में जो 11 सीटें कम हुई। तो अब की बीजेपी कोई ये नहीं, इसीलिए उसने अभी से मतलब बागियों को मनाना शुरू किया। और आप इन 6, अब मैं थोड़ा बीजेपी की तरफ जाता हूं, 6 सीटें उसने डिक्लेयर की। उन 6 सीटों को आप देखेंगे,
तो उसने किसी पुराने वो सारे बातें छोड़ दें कि ये बड़े नेता हैं, इनको यहाँ से लड़ा के भेज दें, ये कर कुछ नहीं। उसने देखिए खीसर में उन्हीं को टिकट दिया जो सिर्फ 2000 से ये तो आप ही की बात सच हुई ना सर, जो फ्राइडे में आप इसी शो में अमरीश सर के साथ बात कर रहे थे। नहीं जी, ये बात कहीं ना कहीं आकलन जो होता है, आकलन की बात है। और पत्रकारों को ये छूट है कि आकलन कर ले। मैंने तब भी ये कहा था, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी से खबर दे रहा था। या मेरा आकलन ये था कि भाई वो जब नया सब कुछ तैयार कर रही है तो वो ऐसा क्यों करेगी अभी। इसीलिए अब वहां पर बीजेपी के लिए 84 पे जो सुन रहे हैं वो देख रही है कि कांग्रेस क्या देगी कैंडिडेट। अच्छा, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है जी, कांग्रेस की मीटिंग चली रही है, आपने बताया जी। आज देर रात टिकट का ऐलान हो जाए या कल सुबह हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे लगता है पहले वो महाराष्ट्र में जो उनका महाविकास अघाड़ी में तू मैं चल रही है, क्योंकि अब 23 तारीख हो गए, बीजेपी ने और उनके सहयोगियों ने, अजीत पवार वगैरह ने तो फॉर्म ए भी बांटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनके अभी कुछ नाम ही नहीं क्लियर है। तो वहाँ बड़ी लड़ाई है, तो वो क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है आज कांग्रेस कर देगी। इसके बाद अब बीजेपी के लिए समस्या ये है कि जो मैंने बड़ी बात बताई है आपको कि वो कहती थी हम परिवारवाद को नहीं देंगे, बिल्कुल परिवारवाद को टिकट दिया है। दरअसल उसने इस बार स्ट्रेटजी अपनाई है कि जिताऊ कैंडिडेट हो। किरोड़ी लाल मीणा की गुस्सा शांत करने के लिए उनके भाई को टिकट दे दिया दौसा से जी, सलमपुर में पत्नी को दिया, वहां 2 बागियों को भी टिकट दे दिया, खीसर में हारे हुए 2 कैंडिडेट, हारे हुए रेवंत राम डांगा को दिया और एक सीट पे और वही। लेकिन नरेश मीणा कह रहे हैं कि अधिकार उनका बनता था सलमपुर में भाई। लेकिन पार्टी आखिरी में कोई भी पार्टी होती है वो जिताऊ के पास भागती है, और यही सारा खेल है बीजेपी के लिए। अब कम से कम बीजेपी ने बढ़त जरूर बना ली है कांग्रेस पे, लेकिन जो उसको 6 सीटों पर ये बागी समस्या कम से कम 2 से 3 सीटों पे कर रहे हैं, वो बड़ी चिंताजनक बात है। क्योंकि देखिए उपचुनाव में 2 चीजें होंगी, एक तो उस नंबर की वोटिंग नहीं हो पाती है जी, जो आम चुनाव विधानसभा के चुनाव में सीट पे होती। दूसरा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पब्लिक लेती नहीं है, और यहां छोटे से अंतर से भी हार जीत हो सकती है। वैसे बीजेपी के हिस्से में एक ही सीट है, बिल्कुल सलमपुर जी। दूसरी 2 सीटें एक रोत की, एक बेनीवाल की है जी, बाकी 4 सीटें कांग्रेस की हैं। उसमें भी एक निधन उनका भी है जो रामगढ़ वाले खान साहब, हाँ, वो उनके निधन से है। तो कांग्रेस के पास भी यही मौका है कि बस उसको अपनी इज्जत बचानी है कि वो कोई सीट खो ना दे, चाहे वो देवली उनियारा हो, चाहे झुंझुनू हो, या जो बाकी दोनों सीटें हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस ने जो अगर देरी करेगी, जो मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल आपको दिया, फिर वो बागी इनके लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे। नरेश मीणा को शायद बीजेपी ने इसीलिए जल्दी जयपुर फ्लाई करवाया कि वहां वो नामांकन आजकल में ना कर दे, यहाँ मनाने की कोशिश की जाएगी। ये नरेश मीणा, कांग्रेस वाले भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मीणा है इधर, वो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। एनएम फैक्टर दोनों को परेशान कर रहा है। खैर, लेकिन ये सवाल तो तीनों या फिर कहे कि चारों के लिए ही है। देखिए, दौसा में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दे दिया। अब अगर इसको आप ऐसे देखें कि बीजेपी ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब जिम्मेदारी है किरोड़ी लाल मीणा की उन्हें जिताना। ये साख का सवाल है। अब अगर नहीं जीते जी, तब तो आपने इस्तीफा दे दिया, पर अब आप क्या करेंगे? अब क्या, वो फिर वहां जाना छोड़ देंगे दौसा। तो इससे पहले भी जब आप देख रहे हैं ना, वो एक आदमी लगा हुआ है और खुद मीणा साहब निकले नहीं बाहर, कोई साउंड बाइट दी नहीं है तब जी से। लेकिन दौसा सचिन पायलट का भी गढ़ माना जाता है सर। बिल्कुल, वहाँ तो ये बड़ी नेक टू नेक वाली लड़ाई है। और मुझे लगता है मुरारीलाल, देखिए वहाँ 2 चक्कर है। मुरारीलाल मीणा की पत्नी या बेटी को टिकट दिया गया जी, तो एक दूसरी बात है। और 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे मुरारीलाल मीणा अभी लोकसभा 4 जून को।
तो माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन जब मैं एक बात कहता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वोटिंग का पैटर्न और विधानसभा का उसमें अलग है, और फिर वो भी उपचुनाव में बिल्कुल उपचुनाव में जनता ये चाहती है कि जो सिटिंग सत्ता है ना उसके साथ चल लो, क्यों बेमतलब में लड़ाई मोल लेनी। अब तो इनकी सरकार बनी गई है जी। ये भी जो फ्लोटिंग वोटर होता है ना वो कहता है कोई फर्क पड़ रहा है भाई, ऐसा तो नहीं कि भजन लाल जी अल्पमत में आ जाएंगे या कुछ और होगा। तो इसलिए वो यहां पर कोशिश में है कि कांग्रेस के लिए मेरे समझ में ज्यादा परेशानी है कि उसको अपनी एक एक सीट बचानी है। बिल्कुल। और अब आ जाते हैं गठबंधन पे जी, जो शायद आप पूछने जा रहे हैं। जी। रोत ने तो दोनों सीटों पे, और जिस दिन हुआ था सलम्बुर वाला, मैंने अम्बेश को बोला था कि सलम्बुर तो रोत लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और 84 पे उनका हक बनता है। तो अब वही बात जो मैंने आपसे कही कि कांग्रेस फिर छोड़ती कितनी सीट जाए। बिल्कुल। मतलब वो 3 सीटें अभी छोड़ दें, वो लड़ते फिर जब आप कम लड़ेंगे तो आपका परसेंटेज और नीचे गिरेगा ना जी। इसलिए कांग्रेस कहेगी अब लड़ लेते हैं, फिर आगे 27 की 27 में 28 की 28 में देखी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब रोत को छोड़ दे, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे, अब आते हैं सर हनुमान बेनीवाल। आपने पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो लगातार हनुमान बेनीवाल के कुछ ना कुछ नए बयान सामने, और अगर पिछले 15 दिनों की बात कर ले, उन बाकी 15 दिनों को छोड़ दे, तो कांग्रेस में भी खासकर डोटासरा को लेकर वो कई बार निशाना साध रहे। ये घुमाने से कुछ नहीं होता, डांस करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। वो डोटासरा का नाम ले डोटासरा पे कर रहे, इसीलिए आपने भी सुना है ना, डोटासरा ने भी राजकुमार राउत का नाम पर परेशानी तो उनकी बीजेपी ने भी बढ़ा दी ना। अब जो बीजेपी ने डांगा को उतार दिया है, तो वो पिछली बार जब उतारा था सिर्फ 2000 के मार्जिन से जीते। 69,000 पाए थे, 81,000 पाए थे। ये तो अगर अपनी लोकल भाषा में कहा जाए तो ये डबल उनको झटका लग गया है। इधर बीजेपी ने झटका दे दिया, अब इधर कांग्रेस मना कर रही है। बेनीवाल जाएंगे, कहेंगे साहब यही वाली सीट दे दीजिए, बाकी जगह हम मदद करके देंगे। जी। झुंझुनू हो वहां हम जाएंगे, आपके लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि अभी तक के अगर हनुमान बेनीवाल के बयान देखे लोकसभा के नतीजों के बाद से, तो उनका कहना है 11 सीटें। बृहस्पति वाला बयान आपको याद दिलाया है इसीलिए जी कि टोन डाउन हो गए थे, और कांग्रेस भी चाहेगी कि बेनीवाल को साथ रख लो, एक मैसेज जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं फिर गठबंधन पे भी बात आएगी कि अभी गठबंधन सही से नहीं चल रहा है। कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख ही रहे हो हरियाणा में किए किस गठबंधन। कांग्रेस भी अब दूसरे स्टाइल से सोच रही है। जब हार ही रहे तो जहां 10 हारेंगे वहां 12 हार लेंगे। ठीक है, ये तो सर नेताओं की बात हुई। लेकिन देखिए आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, एक नहीं बल्कि 2 खबरें आई कि देवली उनियारा में बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ पानी की टंकी पे चढ़ गए कार्यकर्ता, मोबाइल टावर पर चढ़ गए। पर आप ये कार्यकर्ता के लेवल पे जाके लोगों ने देखा ना, बीजेपी को वही असल में बीजेपी रोज दावे करती है कि मैं बहुत बड़ी पार्टी हूँ, सबसे बड़ी पार्टी हूँ इसकी। जब आप अब सीमित कहाँ करेंगे, आप कार्यकर्ताओं को रखेंगे कहाँ? जी, आप सत्ता में है, पूरा चेंज कर दिया, पुराने को हटा दिया, पुरानों के कार्यकर्ता अलग अंदर अंदर काटने को घूम रहे। बीजेपी में अब बगावत को थामना ही सबसे बड़ा सवाल है। कार्यकर्ता जनता, वही हम कह रहे हैं, आप कहते रहिए, जनता ने अगर तय कर रखा होगा तो वो जीत जाएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हर जगह पे। चलिए खैर, ये तो खैर देखने वाली बात होगी सर, क्योंकि कार्यकर्ता तो कह रहा है भाई हमारे आला कमान तो बबलू चौधरी है, हमारे आला कमान तो नरेंद्र मीणा है। खैर अब होगा क्या ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें एक अपडेट बता देते हैं कि इन सब बगावती, क्योंकि जब से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है उसके बाद से ही ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी, सियासी गलियारों में भी यही सवाल कहे जा रहे हैं कि आखिर बगावत को बीजेपी कैसे शांत करेंगी। जिस पर मदन राठौड़ का भी बयान सामने आया कि सब ठीक हो जाएगा और कहीं कोई बगावत नहीं है। लेकिन बगावत है या नहीं, ये तो नतीजों वाले दिन यानी कि 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज के शो में उपचुनाव को लेकर इतना ही, और इसके अलावा राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी सियासी और बाकी दूसरी खबरों के लिए आप TV9 राजस्थान को कीजिए सब्सक्राइब और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।